गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं और जिन लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आराम से और एक ही टॉपिक को 3-4 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको मैथ में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसके एकदम वही एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस भी कराएंगे जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं मैथ का। देखिए मैथ के सिलेबस में हमारा विषय वस्तु में संख्याएं, संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ तक ये जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक को हम लाइन वाइज एकदम टॉपिक वाइज देखेंगे, ठीक, और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं यूपी टेट में। तो देखते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक और दहाई का अंक देखते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा इकाई का अंक और दहाई का अंक, वही चीज़ है ये। किसी भी संख्या का सबसे दाईं ओर अंत में लिखा हुआ अंक इकाई का अंक कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर 43 लिखा है तो ये जो 3 है सबसे दाईं ओर लास्ट का जो अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, 45 में 5 जो है वो इकाई का अंक है, 123 में 3 जो है वो इकाई का अंक है और 7890 में जो 0 है वो इकाई का अंक है। मतलब लास्ट का दाईं ओर से लास्ट का सबसे पहला अंक इकाई का अंक होता है, ठीक है। अब हम दहाई के अंक को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा था अभी एग्जाम्पल के लिए 43, तो मैंने आपको 3 बताया था कि 3 जो है वो इकाई का अंक है, ठीक है, यही बताया था ना अभी आपको। अब दहाई का अंक क्या होता है? इकाई के अंक के जस्ट बाईं ओर जो अंक होता है वो क्या होता है? दहाई का अंक, ठीक। इकाई के ठीक बाईं ओर जो अंक होता है वो दहाई का अंक होता है। यह बताता है कि उस संख्या में कितनी दहाई है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, 45 में जो 4 है वो दहाई का अंक है, 123 में जो 2 है वो दहाई का अंक है और 7890 में जो 9 है वो दहाई का अंक है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे संख्या के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो आइए शुरू करते हैं संख्या के प्रकार से। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा याद रखिएगा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाती है, इसकी कोई लास्ट सीमा नहीं होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में कभी भी 0 नहीं आता है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है वैसे पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से होती है शुरू, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये भी अनंत तक जाती है। अब हम देखेंगे पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है और 0 होता है। इन तीनों चीज़ों को मिलके ही हमारा पूर्णांक बनता है। कहने का मतलब है कि अगर हम संख्या रेखा पे देखें तो ये 0 है, ठीक, 0 एक पूर्णांक है, ठीक। और -1 -2 -3 ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। और 1 2 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है।
तो पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक प्लस धनात्मक प्लस जीरो, तीनों को मिलके पूर्णांक बना है। ठीक है, पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जीरो तीनों को मिलके पूर्णांक बना है। इतना याद रखिएगा, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, जीरो एक पूर्णांक है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है। अब देखते हैं सम संख्या, दो से पूरी तरह विभाजित। ठीक, कहने का मतलब है कि जब किसी भी संख्या में हम दो से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका जो रिमाइंडर होता है हमेशा ज़ीरो आता है, मतलब शेषफल, शेषफल हमेशा ज़ीरो आता है। अगर शेषफल हमेशा ज़ीरो आएगा तो वो सम संख्या होगी। ठीक, एक तरह तो ऐसे हम देखते हैं सम संख्या, और या तो कोई भी संख्या लिखी हो। ठीक, अगर लास्ट में ज़ीरो आए, टू आए, फोर आए, सिक्स आए या एट आए, लास्ट की जो संख्या है, यहाँ पे अगर ज़ीरो आए, टू आए, फोर आए, सिक्स आए, तो ये संख्या बिना डिवाइड किए ही हम जान सकते हैं कि ये जो संख्या है ये टू से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये एक सम संख्या है। ठीक है, अब विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या को जब हम दो से विभाजित करेंगे या डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा एक आएगा, याद रखिएगा। सम संख्या को अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा जीरो आएगा, और विषम संख्या होगी तो शेषफल हमेशा एक आएगा। ठीक, अब देखो, एक तो ये तरह हो गया, और अगर कोई संख्या दी हुई हो और संख्या के लास्ट में वन आए, थ्री आए, फाइव आए, सेवन आए, नाइन आए, मतलब किसी भी संख्या, मान लो एक संख्या लिखी है 9। ठीक, अगर एक संख्या लिखी है तो संख्या के लास्ट में क्या आए, वन आए, थ्री आए, फाइव आए, सेवन आए, नाइन आए, तो समझ लो वो संख्या विषम संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड या तो एक हो, ठीक, या तो एक हो, और या तो वो खुद संख्या हो, जो वो संख्या है। मान लो दो है तो दो का गुणनखंड क्या होगा, दो एक से कटेगा और या तो वो स्वयं से कटेगा। तो जब ऐसा होता है कि या तो वो एक गुणनखंड हो और या वो स्वयं जो नंबर हो वो गुणनखंड हो, तो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या आती है, इसका गुणनखंड हमेशा दो से अधिक होगा। जैसे हमारा फोर है, ठीक, फोर है तो फोर का गुणनखंड क्या होगा, वन होगा, टू होगा और खुद एक फोर होगा। ठीक, तो तीन गुणनखंड हो गए, मतलब दो से ज़्यादा है, तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक, अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे लिखा है 1/2, यहाँ लिखा है ना एग्जाम्पल में 1/2, तो देखो 1 ये p हो गया और ये q हो गया, और जो q है वो ज़ीरो नहीं है, दो है। ठीक, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कितना भी हो, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। √2 है, इसका मान होता है 1.414 ... मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी। अब हम देखेंगे स्थानीय मान के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भाषा है इसकी, किसी संख्या में किसी अंक का मान उसकी स्थिति के अनुसार बदलता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कैसे, उदाहरण से समझते हैं। 5724, तो ठीक है, तो इसमें 4 का जो होगा स्थानीय मान वो 4 होगा। ठीक, और जो 2 का स्थानीय मान होगा, 2 के बाद कितना आया है, 10, तो ये 20 हो गया। और 7 का जो स्थानीय मान आया है 7 × 20, तो ये 700 हो गया।
और जो 5 का स्थानीय मान आया है 5 × 000, ये 5000 हो गया। ठीक, तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा तो उसके बाद में जितनी भी संख्याएं आएंगी उसमें उतने जीरो और एक लगा के गुणा कर देंगे। ठीक, तो उससे वो उसका मतलब पता चल जाएगा कि वो किस स्थान पे संख्या है। कहने का मतलब है कि संख्या इकाई के स्थान पे तो इकाई तो 1 हो गया, दहाई पे होगी तो 10 से गुणा हो जाएगा, सैकड़े पे होगी तो 100 से गुणा हो जाएगा, और 1000 पे वो संख्या होगी तो 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्थानीय मान अंक की जगह पर निर्भर करता है कि वो किस अंक का मान है, वो सैकड़ा पे है कि 1000 पे है कि 10,000 पे है। ठीक है, जैसे जैसे अंक बाईं ओर जाता है 10-10 गुना बढ़ता जाता है। स्थानीय मान क्या होता है? अंक और उसकी जगह का मान। यह अंकित मान से अलग होता है। एक ही अंक का स्थानीय मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, कहने का मतलब है इसका कि जैसे मान लो कोई संख्या है 444, तो यहाँ पे इस 4 का मान सिर्फ 4 होगा, इस 4 का मान होगा 40 और इस 4 का मान होगा 400। ठीक है, एक ही अंक है लेकिन ये इकाई के अंक पे है, ये दहाई के अंक पे है और ये सैकड़े के अंक पे है। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल दिया है 5 का क्या होगा? 5 होगा। 4 में इसमें क्या होगा? 4 दहाई के अंक पे है तो 40 होगा, और जो 3 है वो सैकड़े पे है तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब अंकित मान क्या होता है? देखो इसको कई नामों से जाना जाता है। अंकित मान, शुद्ध मान, फेस वैल्यू। ठीक, किसी भी उससे क्वेश्चन आ सकता है। अंकित मान से क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या में किसी अंक का जैसा वह लिखा होता है वैसा ही उसका मान होता है, उसे ही अंकित मान या शुद्ध मान कहते हैं। जो उसमें अंक लिखा है वही उसका अंकित मान होगा। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, अंकित मान, शुद्ध मान, फेस वैल्यू, सब एक ही चीज़ होती है। अंकित मान अंक की जगह पर निर्भर नहीं करता है, वह हमेशा वही रहता है जो अंक लिखा है। ठीक है, हर अंक का अंकित मान स्वयं वही अंक होता है या स्थानीय मान से अलग होता है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्थानीय मान में था कि इकाई का अंक दूसरा था, दहाई का दूसरे, दहाई पे 10 से करते थे, सैकड़े पे 100 से करते थे, 1000 पे 1000 से गुणा करते थे। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 का स्थानीय मान 4 होगा, 2 का स्थानीय मान 2 होगा, 7 का स्थानीय मान 7, किसी भी जगह पे हो। इसके आगे भी 10 संख्या बढ़ा लो, इसके आगे भी 10 संख्या बढ़ा लो, कोई भी संख्या पूछ ले, उस जो पूछा, मान लो 7 पूछा है तो 7, 5 पूछा है तो 5, सेम वही होता है। ठीक है, यहाँ पे संख्या पद्धति का पहला भाग समाप्त होता है। अब जो आज मैंने पढ़ाया है इसी का कल हम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी टेट के एग्जाम में आता हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।